हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह फ्रॉम परीक्षा पब्लिकेशन। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में यूपी पुलिस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे और वो भी उसके जीएस के बारे में। ठीक है ना, तो उसका ये प्रैक्टिस सेट है। और ये भी बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो ये आपका प्रैक्टिस पेपर 1 है जीएस का, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिहाज से। ठीक है ना, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पहला प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन में कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है। ध्यान रखिए, कौन सा पूछा है, अनुच्छेद 22 कह रहा है कि अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखिए, यहाँ पे आपको दे के रखा है, पहला ऑप्शन है ए में कह रहा है कि धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। दूसरा ऑप्शन है कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। तीसरा कह रहा है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। और चौथा है संपत्ति का अधिकार। तो देखिए, इसमें फ्रेंड्स कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, इसका यदि उत्तर हमें जानना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ये अनुच्छेद 22 जो है, अनुच्छेद 22 के बारे में जो बात कर रहे हैं कि आखिर अनुच्छेद 22 होता क्या है। तो देखिए, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में, जो अनुच्छेद 22 होता है आपका, तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध के संरक्षण में प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह गिरफ्तारी और निवारक, निरोध दोनों से सुरक्षा प्राप्त करे। फिर तो सुनिएगा ध्यान से कि अनुच्छेद 22 क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध के संरक्षण में प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह गिरफ्तारी और निवारक, निरोध दोनों से सुरक्षा प्राप्त करे। और अनुच्छेद 22 के अधीन दो प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख किया जाता है। एक होता है सामान्य विधि के अधीन गिरफ्तारी और दूसरा होता है निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तारी। तो देखिए, अनुच्छेद 22 के बारे में थोड़ा बहुत आपको मैंने बता दिया, तो इससे आपको कंफर्म होगा कि किससे संबंधित है, गिरफ्तारी से संबंधित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण में। ठीक है ना, तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन जो सही है वो है फखरुद्दीन अली अहमद। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं कि 26 जून 1975 से, कब, याद रखिएगा, 26 जून 1975 से, कब से, 26 जून 1975 से 21 मार्च, याद रखिएगा इस डेट को, 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। और इसी आपातकाल में यानी तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे वो फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा की थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है फखरुद्दीन अली अहमद है। तो आपातकाल के बारे में बता रहा हूँ, आपातकाल के समय में क्या था। तो फिर से सुनिएगा कि 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि, टोटल कितनी, 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी थी। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन में आपके आर वेंकटरमन है, तो ये इसका फुल फॉर्म जो है वो है राम स्वामी वेंकटरमन। तो इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1987 से, कब से, 1987 से रहा है 92 तक। ठीक है ना, 1987 से कब तक रहा है, 1992 तक रहा है। ये देश में राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। तो इनका जो ये राष्ट्रपति जो थे, इनके काल में जो 1987 से 1992 था, तो देश में राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे कौन से भारत के राष्ट्रपति हुए हैं जो जिसे राजनीतिक अस्थिरता का दौर कहा जाता है, उस समय कौन थे तत्कालीन, तो आप बताएंगे रामस्वामी वेंकटरमन थे। ठीक है ना, आपके ऑप्शन में के आर नारायणन भी है, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि देश के ये पहले दलित राष्ट्रपति थे। कौन थे, याद रखिएगा कि के आर नारायण देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है ना, कि के आर नारायण जो थे वो देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग, दलित राष्ट्रपति थे। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लेबनान की राजधानी कौन सी है। तो देखिए, जो लेबनान की राजधानी है वह है कौन सी, बेरूत है। ठीक है ना, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग कि कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है। इसकी
कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तो कजाकिस्तान की जो मुद्रा है वो है तेगे। कौन सी है? तेगे है। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो जो ऑप्शन आपको दे के रखा है वो है बोलीविया, ब्राजील, पेरू और चिली। देखिए जो आपका सही ऑप्शन है वो है बी। कौन सा? ब्राजील। तो जो ब्राजील है वो दक्षिण अमेरिका में क्या है? सबसे अधिक आबादी वाला देश है। और जो यहाँ की आबादी है वो लगभग 204.5 मिलियन है। ठीक है ना। तो ये देश तथा विश्व का 5वां सर्वाधिक आबादी वाला देश है। ठीक है ना। याद रखिएगा इस बात को कि जो दक्षिण अमेरिका में जो ब्राजील है वो सर्वाधिक आबादी वाला देश है। और यदि विश्व की बात की जाए तो ये 5वें नंबर पर आता है आबादी के नाम पर। ठीक है ना। पहले नंबर पे कौन है? चाइना है। दूसरे नंबर पे इंडिया है। ठीक है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एशिया के निम्न देशों में कौन सा तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? देखिए तेल पेट्रोलियम की जब बात की जाती है वो भी एशिया में, तो पहले नंबर पर हमारा सऊदी अरब आता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बारे में बता दें कुछ कि विश्व में वेनेजुएला के बाद सऊदी अरब का दूसरा स्थान आता है। इस बात को भी याद रखिएगा कि ये यहाँ पे तो एशिया की बात कर रहा था कि एशिया में कौन सा देश ऐसा है जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है तेल का यानी पेट्रोलियम का, तो सऊदी अरब है। लेकिन जब हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो पूरे विश्व में वेनेजुएला पहले नंबर पर है और सऊदी अरब का दूसरा स्थान आता है। ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए यदि आपको अच्छी लग रही हो वीडियो। ठीक है ना। यदि आप लोग शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोज बना सकूंगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा देश भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? ठीक है ना। यहाँ देखिए पहले प्रश्न 6वें में एशिया का पूछा था, पूछा है कि भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जो सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है वह है असम। कौन सा है? असम। ठीक ना। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो असम है, असम के तिनसुकिया जिले के डिगबोई में एशिया में पहली बार तेल के कुएं का खनन हुआ था और वर्ष 1901 में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी को भी शुरू किया गया था। तो ये बात याद रखिएगा, यदि पहले या आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एशिया में पहली बार तेल के कुएं का खनन कहाँ हुआ था, तो असम के तिनसुकिया जिले के डिगबोई में हुआ था। ठीक है ना। और दूसरी बात कि 1901 में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी को भी शुरू किया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये कि जुलाई 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो देखिए इसके जो 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह है न्यायमूर्ति HL दत्तू, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा, किसके द्वारा? दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वीपन्स और टैक्टिक्स टीम की संख्या कितनी है? तो देखिए इसके बारे में मैं बता दूं कि जो संख्या है वो तो 36 है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो 10 अगस्त 2018 को भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा कब गठित हुआ था? 10 अगस्त 2018 को भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वीपन्स और टैक्टिक्स टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी है? 36 है। और यह टीम शहरी क्षेत्रों में आतंकवादी हमलों और बंधक संकटों को संभालेगी। ठीक है ना। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर अगला 10 में क्या है कि भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग, कौन सा? लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो वो देश है आपका कौन सा? म्यांमार। ठीक है ना। तो म्यांमार के साथ लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है ना। और कब किए हैं? 11 मई 2018 को। ठीक है। आते हैं आगे अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है आपका 11 में क्या है कि वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया? पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में, यानी कि बात 2016 की पूछ रहा है, लेकिन दिया कब क्या है? संसदीय पुरस्कार, जो उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से नवाजा गया है वो कब किया गया? 2018 में। तो किसे दिया गया है? तो यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया गया है दिनेश त्रिवेदी को। ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की पूर्व सदस्य हेबतुल्ला को वर्ष 2013 और लोकसभा सदस्य हुकुमदेव नारायण यादव को वर्ष 2014 के लिए उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोनों ही बीजेपी से हैं। गुलाम नबी आजाद को वर्ष 2015, तृणमूल कांग्रेस सांसद दिनेश त्रिवेदी को वर्ष 2016 और मेहताब को वर्ष 2017 का यह पुरस्कार दिया गया है।
फिर से मैं रिपीट कर दूं क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की पूर्व सदस्य हेबतुल्ला को वर्ष 2013 और लोकसभा सदस्य हुकुमदेव नारायण यादव को वर्ष 2014 के लिए उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोनों ही बीजेपी से यानी भारतीय जनता पार्टी से हैं। गुलाम नबी आजाद को वर्ष 2015 के लिए, तृणमूल कांग्रेस सांसद दिनेश त्रिवेदी को वर्ष 2016 के लिए और मेहताब को वर्ष 2017 का यह पुरस्कार दिया गया है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही है? दिनेश त्रिवेदी। ठीक है ना। अगला प्रश्न आता है, तो अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12। और देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमारा कि अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष जो सेबी का है वो कौन है? वो अजय त्यागी है। तो इनके बारे में बता दें कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री अजय त्यागी जी हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपको क्वेश्चन नंबर 13 कि दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? दंत वर्धित छवि का मतलब बड़ी छवि देखने के लिए। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बाइफोकल दर्पण और सादा दर्पण। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है आपका अवतल दर्पण। क्या सही है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के बारे में जानते हैं कि अवतल दर्पण होता क्या है। तो अवतल दर्पण के अंदर का जो भाग होता है वो चिकना तथा बाहर का खुरदरा होता है। जब इसके परावर्तनीय भाग अथवा चिकने भाग पर समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं तो यह मुख्य फोकस बिंदु पर उन्हें केंद्रित करता है। दांतों की वर्धित छवि को देखने चिकित्सक द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। हजामत और दाढ़ी बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। टॉर्च, सर्च लाइट और गाड़ियों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इस बात को याद रखिए, कुछ भी पूछा जाए यहाँ पे अवतल दर्पण है। क्या क्या? दांतों की वर्धित छवि देखने के लिए, हजामत या दाढ़ी बनाने के लिए, टॉर्च में, सर्च लाइट में और गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। आते हैं अगले प्रश्न पर। आइए प्रश्न 14 पे। देखिए प्रश्न 14 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशासित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति लीटर कितनी है? तो देखिए यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति लीटर पानी की मात्रा निश्चित की गई है वो कितनी की गई? वो 50 की गई है। ठीक है ना। तो अगले प्रश्न पर देखिए अगला प्रश्न 15 है कि मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है आपका जीवाणु, फंगस, प्रोटोजोआ और अपघटन करने वाले। तो जिसका सही आंसर होगा वो अपघटन करने वाले जीव होंगे। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो मृत जीव होते हैं, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को हम क्या कहते हैं? अपघटनकर्ता या विघटनकर्ता जीव कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला तो होता है बैक्टीरिया और दूसरा होता है कवक। बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? तो ये बैक्टीरिया में कोकस, बैसिलस, स्पिरिलियम और रिकेट्सिया इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं। और कवक की बात की जाती है तो कवक में आपका साइटिडाइमकोटा है और जाइगोमाइकोटा है और इसी तरह के अन्य है। ठीक है ना। तो इस बात को थोड़ा याद रखिएगा कि यदि प्रश्न पूछा जाता है कि मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम जाना जाता है, तो हमें उन्हें क्या बोलते हैं? अपघटन करने वाले जीव कहते हैं या अपघटन कर्ता कहते हैं। ठीक है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। जो हमारा भूजल होता है, भूमिगत जल होता है, वो रिसाव के द्वारा रिचार्ज होता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर की नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को हम क्या कहते हैं? ठीक है ना। तो इस जल को जो हम कहते हैं वो क्या कहते हैं? इस जल को हम कहते हैं एक्वीफर। क्या कहते हैं? एक्वीफर। तो इसके बारे में जानते हैं, जिसे हम हिंदी में जलभर, जलभृत अथवा जलभरा कहते हैं। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जलभर, जलभृत अथवा जलभरा धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा संस्तर है जहां भूजल एकत्रित होता है और मनुष्य द्वारा नलकूपों से निकालने योग्य अनुकूल दशाओं में होता है। ठीक है ना। तो आगे आते हैं अब हम लोग किस पे? अगले प्रश्न हम 17 पे चलते हैं। देखिए 17 है कि विषाणु के कारण इनमें से कौन सी बीमारी होती है? ठीक है ना। तो आपको बता दें कि देखिए विषाणु जो होता है और जो जीवाणु होता है इनसे अलग अलग बीमारियां होती हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं हैजा के बारे में। ठीक है ना। इसमें पहले हैजा दिया है तो हम लोग हैजा के बारे में बात कर लेते हैं कि हैजा क्या है। तो देखिए हैजा एक संक्रामक बीमारी है जो वाइब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से फैलता है। याद रखिएगा कि
कि हैजा एक संक्रामक बीमारी है जो वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से फैलता है। यह मनुष्य में दूषित भोजन और दूषित जल के सेवन से फैलता है। इससे आंतें प्रभावित होती हैं, जिसके कारण रोगी को तीव्र दस्त और उल्टी की शिकायत हुई हो जाती है। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं आंत ज्वर के बारे में कि आंत ज्वर क्या है। देखिए, आंत ज्वर को हम अंग्रेजी में बोलते हैं टाइफाइड। तो यह भी एक संक्रामक रोग है जिसका कारण है सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु। क्या है? सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु। इस बात को याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला ऑप्शन है पेचिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पेचिस या इसी को हम बोलते हैं प्रवाहिका पाचन तंत्र। ठीक है ना, तो ये पेचिस या प्रवाहिका पाचन तंत्र का रोग है जिसमें गंभीर अतिसार की शिकायत होती है और मल में रक्त एवं श्लेष्मा आता है। यह सूक्ष्म जीवाणु एंटामीबा हिस्टोलिटिका से उत्पन्न होता है। आगे बात करते हैं हम क्षय रोग के बारे में। क्षय रोग क्या होता है? तो देखिए, क्षय रोग जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण होता है। ठीक है ना, तो अगले प्रश्न पर हम आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए, हम लोगों का जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 जो दे के रखा है वो है कि ग्रामीण आवास निधि को वर्ष यानी किस वर्ष में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। तो देखिए, इसके बारे में बात कर लें तो इसके बारे में मैं बता दूं कि ग्रामीण आवास निधि को वर्ष 2008 और 9 में शुरू किया गया था। यानी जो हमारा वर्ष था वो 2008-9 था। ठीक है ना, तो याद रखिए ग्रामीण आवास निधि को वर्ष 2008 और 9 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि फ्रैंक विटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है। तो देखिए, फ्रैंक विटल जो थे उन्होंने जेट इंजन का आविष्कार किया था। किसका? जेट इंजन का। ठीक है, तो इसके बारे में बता दें कि जेट इंजन का जो आविष्कार है ब्रिटेन के फ्रैंक विटल और जर्मनी के हंस वॉन जाइन ने किया था। विद्युत चुंबकत्व के बारे में बात किया जाए तो विद्युत चुंबकत्व को माइकल फैराडे ने खोजा था। बेंजीन या तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास को भी माइकल फैराडे ने खोजा था। उसके बाद अगला प्रश्न आपका कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है। तो देखिए, ऑप्शन है संजय जैन, RNP सिंह, AS दुलत और वरुण यादव। तो किसने किया था? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं AS दुलत। याद रखिएगा, कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स के जो लेखक हैं वो हैं कौन? AS दुलत। अगला प्रश्न है आपका 21 की केंद्रीय GST कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की। तो देखिए, ऑप्शन में 18 अप्रैल 2017, 22 अप्रैल 2017, 5 अप्रैल 2017 और 12 अप्रैल 2017 देखिए रखा हुआ है। तो इसका सही आंसर है वो है क्या? 12 अप्रैल 2017। क्या सही है? 12 अप्रैल 2017। ठीक है ना, तो जो GST है इसका जो देखिए GST और फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ। फुल फॉर्म क्या होता है? गुड एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है ना, क्या होता है? गुड एंड सर्विसेज टैक्स का जो हिंदी रूपांतरण उसी को हम वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। 12 अप्रैल 2017 को भारत के राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी थी। ठीक है ना, अगला प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू हुआ। तो 27 अक्टूबर कब? 2009, 16, 1 या 5? तो ये 2009 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2009 में लागू हुआ था। ठीक है ना, अगला प्रश्न है हमारा कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है। ऑप्शन है अमेठी, जालौन, देवरिया और कुशीनगर। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है जालौन। क्या है? जालौन इसका सही आंसर है। यानी कि एक जिला एक उत्पाद के तहत विभिन्न जिलों को निम्नलिखित प्रोडक्ट के लिए चुना गया है, और जिसमें आपका अमेठी मूंज के लिए चुना गया है, जालौन हस्तनिर्मित कागज के लिए, और आपका कुशीनगर है वो केले के रेशे से उत्पाद बनाने के लिए चिन्हित किया गया है। हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हैं। कहां से हैं? मेरठ जिले से हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न आपका है 25 कह रहा है कि आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहां से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। तो देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं। तो ऑप्शन तो वैसे आपका सही हो जाएगा इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज है। ठीक है, तो आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल आपको बता देते हैं, आपके एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा
कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद से एक शाही घोषणा के द्वारा, कब, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद से एक शाही घोषणा के द्वारा सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर, सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गई थी। इसी वर्ष दिल्ली डिवीजन उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया और प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वर्ष 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद तथा अवध के चीफ मिनिस्टर का पद एक ही कर दिया गया। उसी समय से उक्त बृहत्तर क्षेत्र को उत्तर पश्चिमी प्रदेश आगरा और अवध कहा जाने लगा। सन 1902 में से आगरा और अवध संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। वर्ष 1921 में एक गवर्नर की नियुक्ति हुई और उसने राजधानी लखनऊ स्थानांतरित कर दी। इसका वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश 12 जनवरी 1950 से प्रारंभ हुआ। जो नाम हम लोग जो यूज करते हैं उत्तर प्रदेश, ये कब लिया गया था, ये 12 जनवरी 1950 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका कि गौतम बुद्ध की मां देवदा राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो है उत्तर प्रदेश के अब देवरिया जिले में है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो अब कहां है, बिठूर में, झांसी में, ललितपुर में या उरई में। तो आपको बता दें कि जो वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो उत्तर प्रदेश के बिठूर में स्थित है। कहां है, उत्तर प्रदेश के बिठूर में स्थित है। यहीं पर इन्होंने रामायण की रचना की और सीता जी ने यहीं पर अपने दोनों पुत्रों को जन्म भी दिया था, जिनका नाम लव और कुश है। ठीक है ना। आते हैं अब अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न हमारा 28 की 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने किस नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो देखिए जो निकाला था उसका नाम था बनारस अखबार। क्या नाम था, बनारस अखबार। तो 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। अगला प्रश्न है आपका 29, यानी जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने किसके तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। तो देखिए यहाँ पे जो बड़ा ख्याल विकसित किया था वो कव्वाली के तर्ज पर किया था। देखिए अगला प्रश्न है 30 में कहा है कि भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो देखिए इसके बारे में बता दें कि जो भेड़ कुंड है वो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में स्थित है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 31 में पूछा गया है कि उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो देखिए जो भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था वो किसने किया था, वो हमारे लॉर्ड डलहौजी ने किया था। जो हमारे गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने ही किया था। तो इनके बारे में बता दें कि लॉर्ड डलहौजी ने, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता था, तथा वर्ष 1848 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था और लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में रेलवे का शुभारंभ भी किया था। अगला प्रश्न है आपका 32 में कह रहा है कि सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या उड़ीसा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है ना। उड़ीसा में ही सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद फारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो 33 में जो ऑप्शन है वो दिए हैं तबला, सितार, बांसुरी और शहनाई। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, सितार हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है कि 34 जून 2018 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है। तो देखिए अनाज उत्पादन की जो अनुमानित मात्रा है वो क्या है, वो हमारी कितनी है, वो 284.83 मिलियन टन है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 35 में कह रहा है S&P BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में कितने स्टॉक हैं, 20, 30, 40 और 50। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को कि सेंसेक्स भारतीय पूंजी बाजार का सूचकांक है। क्या है, सेंसेक्स भारतीय पूंजी बाजार का सूचकांक है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इंडेक्स करता है, इसलिए इसे BSE सेंसेक्स भी कहते हैं। सेंसेक्स की जो गणना होती है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड के आधार पर की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा 36 में पूछा गया है
कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद किस संबंधित है। जो अनुच्छेद 20 है वो किससे संबंधित है, तो यहाँ अनुच्छेद 20 के बारे में बता दें कि अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त करने के अधिकार से संबंधित है। ठीक है ना, तो दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आपका 37 कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को किससे 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो देखिए 37 में जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है आपका 38 कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पहला है कि राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। तो देखिए जो इसका सही उत्तर है, एग्जैक्ट जो आंसर है वो आपका सी है कि राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लें इसके बारे में, ये किस में लिखा है, तो ये अनुच्छेद 169 में लिखा है कि अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद विधानमंडल का उच्च एवं स्थायी सदन होता है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है तथा पूरी विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती है और उसे राज्यपाल द्वारा भंग नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये है आपका प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस के लिए। कल हम लोग मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।